अब देखिए बोथ एक्शन आर सिमिलर, यानी दोनों का क्या होता है, एक्शन सिमिलर होता है। किसका किसका, तो एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरेट दोनों का एक्शन क्या होता है, लगभग आपको सिमिलर मिल जाएगा। ये नेचुरल होता है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको याद ये रखना है कि जो एट्रोपिन होता है ये क्या होता है, नेचुरल होता है। तो नेचुरल क्या होता है, एक्सट्रेट्स फ्रॉम प्लांट्स। कौन सा प्लांट से इसको निकाला जाता है, एट्रोपा बेलाडोना जो होता है एक प्लांट्स होता है। ये प्लांट्स आप देख सकते हैं इन्हीं से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक जो होता है, सिंथेटिक कौन सा होता है, तो ग्लाइकोपाइरेट सिंथेटिक रहता है। ये आगे आप यहाँ पर समझेंगे एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरेट का फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट किस तरह से लाता है, अब उसको समझते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करता है, देखिए क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा। एट्रोपिन क्या करता है, तो क्रॉस कर लेता है किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, एंड प्लेसेंटा में ये चले जाता है। अगर प्रेग्नेंट अगर कोई वुमेन है उस टाइम में ये क्या हो सकता है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके चाइल्ड तक पहुंच सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिनिमम सीएनएस पे इफेक्ट्स करता है कौन, तो ग्लाइकोपाइरेट क्या करता है, मिनिमम सीएनएस पे इफेक्ट्स करता है। पेनिट्रेशंस एंड डोज नॉट्स क्रॉस प्लेसेंटा, यानी ये क्या करता है, प्लेसेंटा पर नहीं क्रॉस कर पाता, प्लेसेंटा तक नहीं पहुंच पाता। देखिए आगे आप समझाते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिस्टेमिक इफेक्ट्स, यानी कि बॉडी में सिस्टेमिक इफेक्ट्स किस तरह से शो करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में आप समझेंगे। एक चीज़ को पहले आपको याद रखना है कि जो इसका मस्करिनिक जो रिसेप्टर होता है वह कितने तरह का होता है, तो M1 एक होता है, एक होता है M2, एक होता है M3, एक होता है M4, एक होता है M5। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि M4 एंड M5 जो होता है इसमें इसका मिनिमम रोल है, यानी कि नहीं के बराबर रोल मान के चलिए। M4 और M5 में इसका बिल्कुल रोल नहीं के बराबर होता। M1 M2 M3 रिसेप्टर पे ही ये क्या करेगा, वर्क करेगा, इसी पे ये इफेक्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है। बताते हैं इसका क्लिनिकल यूज एंड कॉमन डोजिंग रिकमेंडेशन, यानी कि कुछ इसका किस तरह से रिकमेंडेशंस करते हैं, डोज कैसे बढ़ा देते हैं, कब डोज घटाते हैं, ये चलिए आप लोग को समझाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपाइरेट जो ड्रग्स होता है उन्हीं के ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। जो मेरे हैंड में ये देख रहे हैं ये है एट्रोपिन, एट्रोपिन एंड दूसरा जो हम देख रहे हैं ड्रग्स है ये है ग्लाइकोपाइरेट। इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, इसका डोजेज क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, बॉडी पर कैसे ये इफेक्ट करता है उसको भी इसमें जानेंगे। यानी कि ये वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है, तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, इससे कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 7 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन को हम लोग पहले डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वह किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होता है। आप लोग जान रहे होंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही ये पार्ट होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों पर ही ये क्या करता है, वर्क करके यही दोनों का कोरिलेशन पर पूरा ड्रग्स इसमें काम करता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग 3 में देखेंगे इसका फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट्स, यानी कि आप लोग जान रहे होंगे ADME इफेक्ट होता है। तो ADME क्या होता है, तो ए से क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, डी से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एम से क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है, ई से क्या होता है एक्सक्रीशन होता है, यानी कि एक्सक्रीट आउट होता है। इन सब में किस तरह से ये इफेक्ट करेगा उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिस्टेमिक इफेक्ट्स जो होता है उस पर भी बात करेंगे, किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और सिस्टेमिक जो बॉडी में किस तरह से इफेक्ट लाता है उस पर भी बात करेंगे। एंड इसका क्लिनिकल यूजेज एंड कॉमन डोजिंग रिकमेंडेशंस जो होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, यानी इसका क्या क्या कॉमन डोज होता है, डोज पर बात करेंगे, किस तरह से इसको रिकमेंड्स करते हैं इतना डोज पे कौन सा इफेक्ट लाएगा, 0.2 पे कौन सा इफेक्ट लाएगा, 0.5 पे कौन लाएगा, 1
एमजी पर कौन सा इफेक्ट लाएगा, तो इन सब को हम लोग डिटेल में समझेंगे। एंड 6 में देखेंगे रिलेटिव जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है इस ड्रग्स का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एंड इसका ओवरडोज मैनेजमेंट को भी देखेंगे, जब ओवरडोज हो जाता है एंड उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये ड्रग्स जो मेनली क्या करता है, इतना इफेक्ट लाता है, इसको देखिए हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी जो रेट होता है उसको भी इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर्स को इंक्रीज करने का काम करता है, प्यूपिल को क्या करता है, डायलेशन करता है, जो हमारा आई में जो प्यूपिल है, प्यूपिल को क्या करता है, डायलेट करने का काम करता है, ब्रोंको डायलेशंस भी ये करने का काम करता है। एंड सिक्रेशन डिक्रीज करता है, जो माउथ में हमारा जो स्लेवा आता है उसको भी ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद माउथ यूरिनरी रिटेंशन करता है, यानी यूरिन को क्या करता है, रोक करके रखता है, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, ये क्या होता है, साइड इफेक्ट्स में इसका किस तरह से कॉन्स्टिपेशन होता है, वो अगर इसका मैकेनिज्म आप देखेंगे तो उसके बाद आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। स्वेटिंग्स डिक्रीजेज, यानी कि जो पसीना जो आता है वो स्वेट को किस तरह से इसको डिक्रीज करता है, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। यानी ये वीडियो लॉन्ग होगा तो आपको अंतिम तक देखना है। अगर आपको इन सब का इफेक्ट्स को जानना है, इसका डोजेज को जानना है, किस तरह से इफेक्ट्स बॉडी में लाता है, तो आपको अंतिम तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे ये क्लास में कौन सा आता है, तो एंटी कोलर्जेनिक क्लास में ये आता है। कौन सा क्लास का ये ड्रग है, तो एंटी कोलर्जेनिक क्लास का ये ड्रग है, ये आपको याद रखना है। एट्रोपिन हो या ग्लाइकोपायोरेट हो, ये दोनों क्या करता है, तो दोनों एंटी कोलर्जेनिक क्लास का ये मेडिसिन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग पहले ये आप समझते हैं कि जो एट्रोपिन है एंड ग्लाइकोपायोरेट आर बोथ कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल्स मस्कर्निक एसिथाइल कोलिन रिसेप्टर्स, यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपायोरेट है ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्पिटिटिव रहता है। एंड रिवर्सिबल्स मस्कर्निक एसिथाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स होता है एंटागोनिस्ट तरह से ये क्या करता है, काम करता है। ये अभी समझ में आपको नहीं आया, बहुत अच्छे से अभी समझ में आने वाला। एंटागोनिस्ट सिर्फ आप समझ लीजिए क्या होता है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी बाइंड करता है रिसेप्टर्स, डू नॉट एक्टिवेट्स, यानी अगर कोई भी रिसेप्टर्स को ये बाइंड करता है उसका क्या करता है, अपोजिट काम करने लगता है। ये अपोजिट काम करने लगता है, ब्लॉक्ड ऑफ द रिसेप्टर्स रिड्यूज पैरासिम्पैथेटिक टोन। हम लोग ये जानेंगे पैरासिम्पैथेटिक टोन्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। एंड लीडिंग टू फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स रिसेंबलिंग सिस्टेमिक एक्टिवेशंस, यानी क्या करता है, ये जो हमारा सिंपैथेटिक जो एक्टिवेशन होता है उसको ये बढ़ा देता है। तो ये किस तरह से काम करता है उसको चलिए हम लोग पहले जानते हैं, फिर इसका ओरिजिन को जानेंगे, ये नेचुरल किस तरह से होता है, कहाँ से ये बनता है, इसको फिर जानेंगे। चलिए सबसे पहले इसको जानिए कि आप क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और यहाँ पर क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एंटी कोलर्जेनिक जो ड्रग्स होता है वह क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, ऑटोनोमिक होता है, यानी अपने काम करता है। कौन, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, ये बॉडी में हम लोग का इसी तरह से ये काम करता है। तो इसमें आपको क्या होता है कि देखिए पैरासिम्पैथेटिक जो इफेक्ट्स बॉडी में हो रहा है उसको क्या करता है, ब्लॉक करके सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है वह करने लगता है। तो ये किस तरह से करता है, अब देखिए कॉन्ट्रिक्ट प्यूपिल, यहाँ पर क्या है, प्यूपिल कॉन्ट्रिक्ट है, लेकिन जब मेडिसिन जाएगा चाहे एट्रोपिन हो या ग्लाइकोपायोरेट हो तो वो उसका इफेक्ट्स आएगा तो उस किस तरह से काम करने लगेगा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ये काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, तो डायलेट्स प्यूपिल, यानी प्यूपिल जो होता है वो डायलेट हो जाता होगा। आप लोग किस देखिए इस तरह से प्यूपिल किस तरह से डायलेट होता है, तो अगर आप लोग डार्क में रहते हैं, यानी कि जब डार्क रहता है, जहाँ अंधेरा रहता है, अंधेरा में क्या होता है, प्यूपिल हमारा क्या होता है कि डायलेट हो जाता है। प्यूपिल का साइज क्या होता है, डायलेट हो जाता है, जो आई के बीच में जो ब्लैक रहता है वो डायलेट हो जाता है। एंड वही अगर क्या करते हैं हम लोग लाइट में जाते हैं तो वह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए कभी लाइट से अगर आप आते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से आते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बाहर गर्मी होता है, धूप रहता है, तो अंदर आने के बाद जब डार्क में आते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता। तो ये किसके कारण होता है, प्यूपिल के कारण था। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको रिलैक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो रिलैक्स वो कर लेता है, यानी कि
फिर रिलैक्स होता है, वो अपना पोजीशन पे चले जाता है। लेकिन जब क्या होता है, डायलेट होता है तो बहुत ज़्यादा वो डायलेट हो जाता है, वही रिलैक्स के बाद ये डायलेट की तरफ बढ़ता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टिमुलेट्स स्लेवा, यानी स्लेवा को क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स करने का काम करता है, यानी स्लेवा बनाने का काम करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन जब ड्रग्स आएगा, इफेक्ट्स आएगा, इनहाइबिट्स कर देगा, यानी उसको रोक देगा, सेलिब्रेशंस को क्या करेगा, रोक देगा। इसीलिए हम लोग अभी पढ़े थे ना कि क्या करता है, ड्राई हो जाता है, माउथ क्या होने लगता है, ड्राई हो जाता है। कौन से? एट्रोपिन से एंड ग्लाइकोपायोरेट, ये दोनों ड्रग्स इसी में काम करता है। एंड स्लो क्या करता है, ये हार्ट बीट को स्लो करता है। कौन? तो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम रहता है, जो इफेक्ट लाता है, वह स्लो रखता है हार्ट बीट को। लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस टाइम में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है हार्ट बीट। इसीलिए आप लोग जान रहे होंगे कि एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपायोरेट ये दोनों क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद कौन सी, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवे, यानी कि ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है एयरवे। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक में रिलैक्स कर देता है। एंड यहाँ पर स्टिमुलेट्स एक्टिविटी ऑफ स्टोमक, यानी स्टोमक में क्या होता है, एक्टिविटीज को बढ़ाता है, स्टिमुलेट्स करके रखता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनहाइबिट्स कर देता है। जो स्टोमक्स का जो एक्टिविटीज होता है, इसमें जो मोबिलिटी वगैरह होता है, जब हम लोग भोजन को लेते हैं माउथ से क्या करते हैं, एसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, स्टोमक से क्या होता है, ड्यूडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो वहाँ पर एक क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवेबल रहता है। तो उसको क्या करता है, ये इनहाइबिट्स करता है। इसी कारण से इसका साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। जब मूवमेंट नहीं रहेगा, बोवेल मूवमेंट खत्म कर देता है, तो उस टाइम में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसका साइड इफेक्ट ये आपको बहुत अच्छे से आगे समझ में आएगा। ये आपको सिर्फ हम पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक का डिफरेंस इसमें समझा रहे हैं, इसका इंट्रो है। अभी आगे हम लोग और डिटेल में इसको जानेंगे। एंड स्टिमुलेट्स क्या करता है, गोल ब्लैडर्स को स्टिमुलेट्स करता है, इनहाइबिट्स कर देता है। इसका जो गोल ब्लैडर्स का जो बाइल्स होता है उसको क्या करता है, इनहाइबिट्स कर देता है। स्टिमुलेट्स एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन को क्या करता है, एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये इनहाइबिट्स कर देता है। यही आपको आगे अभी यहाँ जो स्टोमक्स में देखे तो यही पूरा इंटेस्टाइनल यानी जीआई ट्रैक्ट्स में जाकर के इफेक्ट्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कि इसको ब्लैडर को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। जो ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन को स्टोर करता है, यूरिन आकर के स्टोर होता है, उसके बाद ना क्या करते हैं हम लोग, पास आउट करते हैं, उसके बाद होता है पास आउट्स। तो इसमें क्या करता है, रिलैक्स कर देता है। जो हमारा ब्लैडर होता है उसको रिलैक्स करता है। एंड एक इसमें और होता है जो किडनी से रिलेटेड होता है, इसमें क्या होता है, सिक्रीट करने लगता है, क्या है, एप्निफ्रीन एंड नोर एप्निफ्रीन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे। एप्निफ्रीन यानी कि जो एडीआर बोलते हैं, एडर्नलिन जो बोलते हैं, एडर्नलिन, उसके बाद नोर एप्निफ्रीन में क्या था, नोर एडर्नलिन होता है। ये दोनों मेडिसिन के बारे में, ये दोनों ड्रग्स के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोनों क्या करता है, तो ये दोनों इंक्रीज करता है किसको, तो हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। ये दोनों जो आपको मेडिसिन दिख रहा है, ये एडर्नलिन और नॉन एडर्नलिन दोनों हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। ये सारा इफेक्ट इसमें दिखने को मिलता है। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसको आप समझिए कि ये किस तरह से काम करेगा। अब देखिए, अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंटीकोलर्जेनिक्स ड्रग्स किस तरह से काम करेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक्स जो टोन होगा रिड्यूस करेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पैरासिम्पैथेटिक जो टोन होगा उसको रिड्यूस करेगा। उसके बाद क्या कर देगा, फिजियोलॉजिकल पैटर्न से रिसेंबलिंग कर देता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को यहाँ पर बना देता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। अब देखिए, बोथ एक्शन आर सिमिलर, यानी दोनों का क्या होता है, एक्शन सिमिलर होता है। किसका किसका, तो एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपायरेट दोनों का एक्शन क्या होता है, लगभग आपको सिमिलर मिल जाएगा। ये नेचुरल होता है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको याद ये रखना है कि जो एट्रोपिन होता है ये क्या होता है, नेचुरल होता है। तो नेचुरल क्या होता है, एक्सट्रेट्स फ्रॉम प्लांट्स। कौन सा प्लांट से इसको निकाला जाता है, एट्रोपा बेलाडोना जो होता है एक प्लांट्स होता है। ये प्लांट्स आप देख सकते हैं, इन्हीं से बनाया जाता है। किसको, तो एट्रोपिन को बनाया जाता है। इसी का प्लांट से क्या करता है, इसको एक्सट्रेट करते हैं, तो इससे बनाया जाता है एट्रोपिन बेलाडोना जो पौधा होता है उनसे इसको बनाया जाता है। और उसी में आप लोग देखेंगे कि सिस्टेमिक जो होता है, सिंथेटिक इसमें क्या होता है, सिंथेटिक जो होता है, सिंथेटिक कौन सा होता है, तो ग्लाइकोपायोरेट सिंथेटिक रहता है। ये
तो सिंथेटिक रहता है कौन, तो ग्लाइकोपायोरेट सिंथेटिक रहता है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वह डिफरेंस रहता है, लेकिन एक्शन दोनों का क्या होता है, लगभग इक्वल होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा लिपिड सोल्यूबल टर्टरी एमाइन होता है। लिपिड मतलब क्या हुआ, फैट वगैरह जो हो गया उसके साथ क्या करता है, ये सोल्यूबल रहता है, यानी उसके साथ घुल जाता है। इसी कारण से इसको आगे हम लोग जानेंगे कि ब्रेन जो बैरियर होता है उसको क्रॉस किस तरह से एट्रोपिन कर लेता है और ग्लाइकोपायोरेट उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, यानी ब्रेन बैरियर जो होता है उसको ये क्रॉस कर लेता है। प्लेसेंटा भी जान रहे होंगे, प्लेसेंटा में भी क्या करता है, अगर प्रेग्नेंट और वुमेन में जाएगा एट्रोपिन तो वो क्या होगा, प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके उसका जो बेबीज रहेगा बेबी को भी इफेक्ट्स करेगा, यानी उसका बॉडी में भी इफेक्ट्स आ जाएगा। लेकिन ग्लाइकोपायोरेट अगर देंगे तो वह क्या करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर टेट्री एमाइन जो लिखा हुआ है, तो इससे आपको याद रखना है कि टेट्री मतलब 3 गो होगा क्या, तो कार्बन इसमें 3 रहता है, एक नाइट्रोजन के साथ में 3 गो कार्बन मिल करके ये बनता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन है तो इसके साथ क्या होता है, 3 कार्बन मिल करके एक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेट्री। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा का देखिए आप स्ट्रक्चर, पहला का स्ट्रक्चर और दूसरा में स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये क्वांट्री एमाइन होगा, क्वांट्री मतलब क्या होता है, तो 4 होता है, यानी इसमें जो हम लोग देखे अभी 3 है, इसी में एक और क्या होगा, कार्बन जुड़ जाएगा, तो 4 कार्बन यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्वांट्री बोलते हैं। ये आपको ये ध्यान रखना है। सिंथेटिक्स इन नेचर, इसका क्या होता है, ये सिंथेटिक होता है, यानी इसको बनाया जाता है। पुअर लिपिड सोल्यूबल रहता है, यानी ये क्या होता है, पुअर लिपिड सोल्यूबल रहता है। तो ये भी आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ये ग्लाइकोपायोरेट्स का क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो है आपको एट्रोपिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आप यहाँ पर समझेंगे एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपायोरेट का फार्माकोकाइनेटिक्स इफेक्ट किस तरह से लाता है, अब उसको समझते हैं। एक देखिए फार्माकोलॉजी का अगर इंट्रोडक्शन में आप लोग पढ़े होंगे कि किस तरह से ये काम करता है, तो उसमें क्या होता है, फार्माकोलॉजी में 2 इफेक्ट्स लाता है, एक लाता है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट लाता है। अगर इसके बारे में आप लोग नहीं जान रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारा फार्मा का, क्लिनिकल फार्मा का A to Z वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको मिल जाएगा कि किस तरह से फार्माकोकाइनेटिक्स काम करता है, फार्माकोडायनेमिक्स काम करता है, यानी A to Z हम बात कर रखे हैं। तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, आपका यूज का जो भी वीडियो होगा आप वहाँ पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फार्माकोकाइनेटिक्स को अब हम लोग समझते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में मेनली क्या होता है कि 4 पॉइंट्स पे ये काम करता है। सबसे पहले क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, यानी इसमें क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है, फिर उस वहाँ से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एक्सक्रेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर हो जाता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, अगर मान के कोई टैबलेट है उसको ऑरली अगर हम लोग लेते हैं, चाहे IV दिए हैं, तो उसका फिर मैकेनिज्म अलग हो जाता है, और जो माउथ से देते हैं तो उसका अलग हो जाता है। तो एब्जॉर्ब होता है, फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, फिर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी बॉडी से वह बाहर हो जाता है। तो इसमें आप चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसका फीचर को। और एट्रोपिन आपको एक साइड मिलेगा, एक साइड ग्लाइकोपायोरेट मिलेगा। देखिए 1 सेट ऑफ एक्शन, यानी कि ये कितना जल्दी काम करता है। अगर IV यहाँ पर क्या है, ये IV है, IV अगर हम लोग देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं, तो ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली आपको 60 सेकेंड में क्या करेगा, ये इफेक्ट्स अपना ला देगा। अगर वही IM देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, तो 15 से लेकर के 30 मिनट ये समय ले लेता है। तो IM बहुत कम ही यूज होता है। अगर ऑपरेशन थिएटर में होता है, एनेस्थेसिया से रिगार्डिंग्स अगर एट्रोपिन देते हैं तो हम लोग IM देते हैं। अगर ब्रेडिकार्डिया वाला पेशेंट्स को देते हैं तो उस टाइम में हम लोग IV ही यूज करते हैं, IM यूज बहुत कम करते हैं। उसके बाद IV आपको अगर देंगे हम लोग, ग्लाइकोपायोरेट देंगे, तो ये भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 60 सेकेंड्स में इफेक्ट्स बॉडी में शो करने लगता है। एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी जब इंजेक्शन दिए तो उसका कितने देर तक बॉडी में इफेक्ट रहेगा। तो IV अगर हम लोग दे रहे हैं तो कितना इफेक्ट रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तक रह सकता है, लगभग कितना 30 मिनट तक इसका इफेक्ट रह सकता है। हेमोडायनेमिक्स इफेक्ट इसमें सबसे मायने रखता है कि हेमोडायनेमिक्स जो हमारा ब्लड का जो फोर्स है, ब्लड का जो फ्लो है, उस पर डिपेंड करता है। एंड IV
हम लोग अगर देते हैं ग्लाइकोपायोरेट तो वह 2 से 4 आवर्स तक क्या होता है इफेक्ट्स बॉडी में रहता है, यानी 2 घंटा से लेकर के 4 घंटा तक बॉडी में ये इफेक्ट्स करेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करता है, देखिए क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा। अभी बतलाए थे कि एट्रोपिन क्या करता है, तो क्रॉस कर लेता है किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है एंड प्लेसेंटा में ये चले जाता है। अगर प्रेग्नेंट अगर कोई वुमेन है उस टाइम में ये क्या हो सकता है, प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके चाइल्ड तक पहुंच सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिनिमम सीएनएस पे इफेक्ट्स करता है कौन, तो ग्लाइकोपायोरेट क्या करता है, मिनिमम सीएनएस पे इफेक्ट्स करता है। पेनिट्रेशन एंड डोज नॉट्स क्रॉस प्लेसेंटा, यानी ये क्या करता है, प्लेसेंटा पर नहीं क्रॉस कर पाता, प्लेसेंटा तक नहीं पहुंच पाता। देखिए ब्रेन जो बैरियर पर किस तरह से क्रॉस करता है, अगर मान के चलिए ये ब्रेन है तो यहाँ पर एक टिश्यू रहता है, जो सेल होता है इंडोथेलियल सेल होता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप ड्रग्स को पार होने दे रहा है या नहीं दे पाता है, उस पर डिपेंड करता है। एंड एलिमिनेशन होता है, यानी जो ड्रग्स दिए हैं, जो केमिकल बॉडी में गया है, वह केमिकल फिर बॉडी में किस तरह से बाहर निकलेगा, उसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। यानी रेनल एक्सक्रीशन होता है, यानी रेनल के द्वारा ये बाहर निकल सकता है, या हैप्टिक हाइड्रोलाइसिस के तरह हो सकता है। हैप्टिक मतलब क्या हुआ, लीवर, एंड यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, एंड लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रोकन, यानी कि उसको तोड़ करके, वाटर को तोड़ करके बाहर की तरफ निकालने का काम करता है। ये करता है आपको एलिमिनेशन में ये काम करता है। एंड रेनल एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन, यानी ये दोनों क्या करते हैं हम लोग, ग्लाइकोपायोरेट्स रेनल एक्सक्रीशंस के द्वारा और एलिमिनेशन के द्वारा निकलता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। ये भी आपको याद रखना है कि ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अगर एलिमिनेशन आप कहीं पर देख रहे हैं तो एलिमिनेशन का मतलब है कि जो हम बाहर निकल रहा है उसमें भी फ्लूइड्स बाहर निकल रहा है, लेकिन उसके साथ जो हम ड्रग्स बॉडी में यूज किए हैं, जो ड्रग्स बॉडी में दिए हैं, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स, उसका जो पार्टिकल्स बच गया है वह भी क्या करेगा, उसके साथ निकलेगा, उस फ्लूइड्स के साथ निकलेगा, उसको एलिमिनेशन बोलेंगे। अगर सिर्फ फ्लूइड्स निकलेगा, यानी बॉडी से फ्लूइड्स निकलेगा, वह ड्रग्स उससे रिलेटेड निकलेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उस टाइम में सिर्फ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशंस बोलेंगे, यानी कि सिर्फ एक्सक्रीट आउट करने का वो काम करेगा। इसमें आप इसी तरह इसमें देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लिखा हुआ है, हैप्टिक के पास जाता है। जब भी कोई भी टॉक्सिक अगर बॉडी में जा रहा है तो लीवर क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए यहाँ पर आपको एक्सक्रीशंस नहीं देखने को मिला होगा, किसमें, तो एट्रोपिन वाले सेक्शन में। एंड लिपिड सोल्यूबिलिटी, यानी लिपिड सोल्यूबिलिटी आपको बता दिए कि लिपिड सोल्यूबिलिटी क्या होता है। तो देखिए लिपिड सोल्यूबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यानी ड्रग्स हो या न्यूट्रिएंट्स हो, टू डिजोल्व इन फैट, ऑयल्स या पोलर्स जो होता है सॉल्वेंट्स, इन सब में क्या होता है, घुल जाता है, यानी फैट्स के साथ क्या करता है, घुलता है, यानी हाई रहता है। यहाँ पर कौन, एट्रोपिन फैट के साथ घुल जाता है, इसी कारण ये ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेता है। ये भी आपको याद रखना है। या इसमें क्या होता है, लॉ होता है, यानी पुअर बताए थे ना कि लिपिड सोल्यूबिलिटी होता है किसमें, ग्लाइकोपायोरेट में। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर लास्ट में ये वीडियो आपको समझ में आ जाए, पूरा वीडियो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे अब समझाते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिस्टेमिक इफेक्ट्स, यानी कि बॉडी में सिस्टेमिक इफेक्ट्स किस तरह से शो करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में आप समझेंगे। एक चीज़ को पहले आपको याद रखना है कि जो इसका मैस्केरेनिक जो रिसेप्टर होता है वह कितने तरह का होता है, तो M1 एक होता है, एक होता है M2, एक होता है M3, एक होता है M4, एक होता है M5। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि M4 एंड M5 जो होता है इसमें इसका मिनिमम रोल है, यानी कि नहीं के बराबर रोल मान के चलिए। M4 और M5 में इसका बिल्कुल रोल नहीं के बराबर होता है। M1, M2, M3 रिसेप्टर पे ही ये क्या करेगा, वर्क करेगा, इसी पे ये इफेक्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग इसका समझते हैं। द सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ द एंटीकोलोजेनिक एजेंट्स मिमिक पैटर्न ऑफ सिस्टेमिक स्टिमुलेशन। ये आप तो समझ में आ गया कि मिमिक मतलब क्या होता है कि कोई भी काम कर रहे हैं उसका जीरोक्स कर लेना, यानी उसकी के जैसा काम करने लगना।
तो इसी को हम लोग मिमिक बोलते हैं, यानी उसी पैटर्न में ये क्या करने लगता है, काम करने लगता है। एट्रोपिन हैज अफिनिटी ऑफ 4 M4 एंड M5 रिसेप्टर्स, यानी यह क्या करता है, एफिनिटी रहता है इस पे, एंड बट डज नॉट कंट्रीब्यूट्स मीनिंगफुल टू क्लिनिकल प्रोफाइल एट थेरेपेटिक्स डोज, यानी इसका कोई मीनिंगफुल नहीं होता। जब हम लोग ट्रीटमेंट के लिए देते हैं तो M4 एंड 5 जो रिसेप्टर होता है इसका कोई रोल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग इसका ठीक से समझते हैं। किसको समझेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिस्टेमिक को देखेंगे, उसके बाद मस्केर्निक रिसेप्टर देखेंगे, उसके बाद क्या इफेक्ट शो करता है इसको जानेंगे, तो जाकर के आपको मैकेनिज्म क्लियर हो पाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये किस तरह से इफेक्ट्स करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमेशा याद रखना है किस पे, तो M2 पे करेगा। किस पे, तो M2 पे करेगा। इसमें इंक्रीज करेगा क्या, साइनो आर्ट्रियल नोड। साइनो आर्ट्रियल नोड्स को किस तरह से ये इंक्रीज करता है, तो अब ऐसे आपको समझना है कि ये क्या है, हार्ट है, हार्ट का ये क्या है, चेम्बर है, चारों चेम्बर आपको दिख रहा होगा हार्ट का। इसमें आपको दिख रहा होगा ये राइट क्या है, राइट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम है, और यहाँ पर क्या है, इधर लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, और यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये राइट वेंट्रिकल, और ये है कौन सा चेम्बर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये क्लियर है। इसमें कहाँ पे रहता है, तो साइनो आर्ट्रियल, यानी साइनो आर्ट्रियल बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, नोड्स होता है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं, यहाँ पर रहता है, और यही क्या करता है, तो स्पिरिट करता है क्या, इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है, तो यहाँ से स्पिरिट करता है। और एक होता है ये ऐसे नोड हो गया, एक ए भी नोड रहता है, यहाँ पर लगा हुआ रहता है ए भी नोड, यानी इसको आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, यानी वेंट्रिकल के पास रहता है आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर। यहाँ ये एक्टिवेट होता है, इससे जो इम्पल्स इसके पास आता है, यही इम्पल्स क्या करता है, फिर इसको बंडल ऑफ हिज के द्वारा फैला देता है। तो ये आपको इसका फिजियोलॉजी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये पता होगा आपको, अगर नहीं पता है तो अब समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज करता है साइनो आर्ट्रियल नोड रेट। तो जब वह इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाता है क्या, कंडक्टिंग सिस्टम, यानी जो कंडक्टिंग जो हम बताए, जो अभी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है हार्ट में, उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करने लगता है थ्रू आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड के थ्रू। यानी यहाँ से क्या होता है, आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर जो नोड होता है यहाँ पर एवी नोड होता है, इसी के थ्रू बाहर निकलने लगता है। यह तो समझ में आपको आ गया होगा। तो यह जब आगे निकलता है तो ये क्या करता है, तो अब समझते हैं हम लोग आगे। इसी कारण से क्या होता है, ये हार्ट रेट बढ़ने लगता है। तो ये आपको मैकेनिज्म इसका समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से होता है। तो साइनो आर्ट्रियल नोड होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड क्या करता है, तो जनरेट करता है एक तरह के क्या होता है, वो सेल होता है, वहाँ पर बंडल ऑफ सेल होता है, वो सेल क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। जब ऐसे नोड करता है तो उसका पोजीशन आपको लोकेशन पता चल गया, वहाँ से फिर क्या कहाँ जाता है, एवी नोड के पास जाता है। एवी नोड क्या करता है, स्पिरिट करता है बंडल ऑफ हिज के थ्रू, वह वेंट्रिकल से लेकर के आर्ट्रियल से लेकर के वेंट्रिकल तक पूरा स्पिरिट होता है। उसके बाद क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो उसको इंक्रीज करने का काम करता है। जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बहुत तेज होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, बीपी बढ़ने लगेगा, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो उसमें इसका यूज करते हैं। M2 पर ये काम करता है। अब तक समझ में आ गया, मस्केर्निक रिसेप्टर M2। पल्मोनरी सिस्टम में अब देखिए, पल्मोनरी मतलब लंग्स वाले जो सिस्टम है, अब उसमें हम लोग देख रहे हैं M3 पर यह काम करेगा। किस पे करेगा, तो M3 पे काम करेगा, डिक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रेशन। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, तो डिक्रीज कर देता है जो रेस्पिरेटरी जो मेरा ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का पूरा क्या करता है, यहाँ पर ट्रैक को सिक्रेशन जो उसमें होता है उसको सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। नोज से लेकर के कहाँ, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो होता है वहाँ तक करता है। में कोजेज माइल्ड ब्रोंकोडाइलेशन, यानी यहाँ पर क्या करता है, माइल्ड करता है ब्रोंकोडाइलेशन। यानी जब ब्रोंकाई इस तरह से रहेगा तो इसको बहुत कम क्या करेगा, डायलेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना डायलेट ये करेगा, बहुत कम माइल्ड करेगा। एक होता माइल्ड, मॉडरेट, उसके बाद सीवियर। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया। माइल्ड यहाँ पर ये क्या करेगा, तो इसको डायलेट करेगा, बहुत कम डायलेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, पतला हो जाएगा, और रिलैक्स होता है तो क्या होता है, फैलने लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग समझाते हैं आपको
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये किस तरह से आप काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी आप जान लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस पे, तो M1 पे, अब याद आपको रह जाएगा। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे कितना पे, 2 करता है, M2 करेगा। पल्मोनरी सिस्टम पे कौन करेगा, तो M3 करेगा। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन करेगा, तो सबसे ऊपर चले जाएगा किस पे, तो M1 पे ये काम करेगा। ये किस तरह से इसको याद करेंगे ये भी आपको बता देंगे, ये किस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं, मेमोराइज किस तरह से रख सकते हैं उसको बतला देंगे आपको। अभी सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है, इसका मैकेनिज्म को समझना है, उसके बाद समझाएंगे। एट्रोपिन्स में कोजेज एरिगेशंस एंड एल्यूजिनेशंस करता है, कन्फ्यूजन, डिलीरियम हैज ग्लाइकोपाइरुवेट इज नॉट लिपिड सोल्यूबल, इफेक्ट्स ऑफ द CNS आर लिमिटेड। यानी कि जब ग्लाइकोपाइरुवेट देंगे तो ग्लाइकोपाइरुवेट में क्या होगा कि ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस करेगा, तो उस टाइम में आपको यानी कि होलिजेशन मतलब नहीं आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम में आपको एग्रीगेशन नहीं देखने को मिलेगा, यानी उत्तेजना बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि उसके बाद हेलोजिनेशंस वगैरह ये सब, कन्फ्यूजन, ये सब आपको, डिलीरियम वगैरह ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा। किसमें, तो ग्लाइकोपाइरुवेट में, लेकिन एट्रोपिन में ये देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा तो ये सब कॉज कर सकता है। एंड इसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में क्या होगा, M1, M2, M3 तीनों रहेगा। किस पे, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ये तीनों पर इफेक्ट्स करता है, डिक्रीज कर देता है। किसको, सिलेविनेशन में करता है, यानी सिलिवेशन में सिलेवा को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को भी क्या करता है, HCl जो अम्ल वगैरह होता है, एसिड होता है, उसको भी डिक्रीज करता है। मोबिलिटी को भी क्या करता है, ये डिक्रीज करता है मोबिलिटी। अब समझिए जो बोवेल्स का जो मोबिलिटी होता है उसी से क्या होता है, स्टूल आगे की तरफ धीरे 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 बढ़ते हुए चले जाता है। उसी में एक होता है पेरिस्टेलाइसिस होता है, उसको भी आपको याद रखना है। ये में क्या होता है, इस तरह का मूवमेंट होता है। मान के चलिए एक ट्यूब है, ट्यूब में यहाँ पर दबाए आगे बढ़ा, फिर आगे दबाए फिर आगे बढ़ा, फिर आगे दबाए फिर आगे बढ़ा, फिर आगे दबाए, इसी तरह का इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। उसी के कारण क्या होता है कि हमारा जो GI ट्रैक्ट में होता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर यही फोर्स होता है, फिर वहाँ पर जाता है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ भी इसी तरह फोर्स होता है। अगर ये क्या करेगा, इफेक्ट इस तरह का दिखाएगा, इसमें क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो उस टाइम में कॉन्स्टिपेशन, इसी कारण से इसका साइड इफेक्ट्स में आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। यानी कि जो नेचुरली जो काम कर रहा था वह उसको क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है इफेक्ट, इसी कारण से वहाँ पर इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये अब तक समझ में आ गया आपको। अब ओक्यूलर्स में हम लोग देखेंगे। ओक्यूलर मतलब कि आँख में, आई में किस तरह से ये इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। तो इस किस पे काम करेगा, तो M3 पे करेगा, मस्कर्निक रिसेप्टर M3 पे ये काम करेगा। माइड्रिएसिस मतलब क्या होता है, तो इसको आप लोग समझना बहुत जरूरी है। माइड्रिएसिस मतलब होता है कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल, यानी प्यूपिल को क्या करता है, डायलेट कर देता है। उसी को फिर हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। मतलब क्या होता है, साइक्लो मतलब आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है, तो सिलिया होता है, यानी मसल्स होता है, मसल्स का जो सिलिया होता है वो होता है साइक्लो। एंड प्लेजिया मतलब क्या होता है, पेरेलाइज, यानी कि उसको क्या करता है, पेरेलाइज कर देता है। इसीलिए ये क्या होता है, तो प्यूपिल जो होता है डायलेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी प्यूपिल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है। थर्मो रेगुलेशंस इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है, ये M3 पर काम करता है। थर्मो रेगुलेशन मतलब कि बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी वो जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, उसी को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट। अब देखिए बॉडी टेम्परेचर वाया इनहाइबिटेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, यानी स्वीट ग्लैंड जो होता है, जो जिससे पसीना आता है, इस तरह से जो इसमें पसीना आता है, जो इसमें सारा क्या होता है, तो स्वीट ग्लैंड्स होता है, उसको भी इनहाइबिट्स कर देता है, स्वीट्स को भी रोक देता है, यानी पसीना को भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो उस टाइम में क्या होगा, तो बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर जो रेगुलेट होता है, थर्मो रेगुलेशन, उसमें चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो ये भी आपको समझ में अब तक आ गया होगा। तो इसको किस तरह से याद करेंगे, सबसे पहले आपको करना है M1 को याद। तो M1 को किस तरह से मेमोराइज करेंगे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हम लोग पहले ब्रेन को जाएंगे तो सबसे ऊपर किसको रखेंगे, तो M1 को रखेंगे। उसके बाद क्या आएंगे, तो हम लोग कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट के पास आएंगे, तो हार्ट के पास में M2 होगा। उसके बाद पल्मोनरी
जो होता है, जो लंग्स होता है M3 हो गया, एंड इसको आप लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में तीनों को काम कर लेंगे, यानी कि M1 M2 M3 को याद रखना है। एंड ओक्यूलर में क्या करना है, ओक्यूलर वाला याद रखना है M3, एंड थर्मो रेगुलेशन में भी M3 होता है। अगर ऊपर वाला आप याद रखेंगे तो नीचे वाला आपको आराम से याद रह जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं इसका क्लिनिकल यूज एंड कॉमन डोजिंग रिकमेंडेशन, यानी कि कुछ इसका किस तरह से रिकमेंडेशंस करते हैं, डोज कैसे बढ़ा देते हैं, कब डोज घटाते हैं, ये चलिए अब आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंडिकेशन में आपको देखने को मिलेगा ब्रेडिकार्डिया, रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, यानी इन सब का हम लोग धीरे धीरे आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एट्रोपिन का डोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें ग्लाइकोपायोरेट का डोज देखने को मिलेगा, इसमें नोट्स है यानी क्लिनिकल जो हमारा नोट्स होता है उस पर बात इसमें लिखा हुआ है। तो अब चलिए धीरे धीरे आपको समझाते हैं किस तरह से ये होता है। सबसे पहले आपको जानना है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया तो आपको पता होगा, ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, तो हार्ट का जो रेट होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, कम होने लगता है, 60 से नीचे जाने लगता है। तो ब्रेडिकार्डिया यही होता है, BPM यानी बीट पर मिनट। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, बीट पर मिनट, यानी कि जब कम होने लगता है उसका हार्ट रेट, तो उस टाइम में क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेडिकार्डिया में चले गए। अगर ज़्यादा होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकीकार्डिया बोलते हैं। तो जब देखिए ब्रेडिकार्डिया होगा तो उस टाइम में हम लोग एट्रोपिन जो देंगे, तो एट्रोपिन कितना देंगे, तो 1 mg देंगे। यहाँ पर कितना देंगे, 1 mg IV देंगे। उसमें रिपीटेड जो होता है 3 से 5 मिनट यानी कि टाइम्स इसको देंगे। जब कौन में, तो ब्रेडिकार्डिया में देंगे तो 1 mg IV कौन सा होगा, तो 1 mg हम लोग IV इसमें देंगे। मैक्सिमम डोज कितना तक जाएंगे हम लोग, 3 mg तक मात्र जाएंगे। मैक्सिमम डोज कितना तक जाएंगे, तो 3 mg तक जाएंगे, यानी कि 3 बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ये अब तक समझ में आ गया होगा। सिम्प्टोमेटिक एक होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर देखिए अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया, अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया को आपको समझना है कि अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, एक होता है स्टेबल ब्रेडिकार्डिया, एक होता है अनस्टेबल ब्रेडिकार्डिया। स्टेबल ब्रेडिकार्डिया होता है कि जो हमारा 60 से यानी कि 60 बीट पर मिनट से अगर कम हो जाएगा क्या, हार्ट रेट, तो उसको स्टेबल्स बोलेंगे, स्टेबल ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। यहाँ पर आपको स्टेबल दिख रहा होगा, यहाँ स्टेबल। एंड वही अनस्टेबल क्या होता है, वह क्रिटिकल हाइपोटेंशन में चल जाता है पेशेंट, यानी कि 60 से बहुत नीचे की तरफ चलने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल में हम लोग इसका यूज करेंगे एट्रोपिन का, उसमें भी कितना 1 mg IV, और रिपीटेड डोज क्या होगा 3 से 5 मिनट हम लोग देंगे। 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट में इसको रिपीट करेंगे। तो ये अब तक समझ में आ गया। ग्लाइकोपायोरेट का जो डोज होता है 0.1 माइक्रोग्राम IV देते हैं। अब माइक्रोग्राम जो होता है इसका कैलकुलेशन होता है, अगर हमारा वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाले अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से आप कैलकुलेशन समझ जाइएगा मैक्रो डोज वगैरह किस तरह से निकलता है। IV सिंगल डोज देते हैं, ग्लाइकोपायोरेट क्या देते हैं हम लोग, सिंगल डोज देते हैं, और इसको रिपीट करते हैं कितना, 2 से 3 मिनट पर रिपीट करते हैं। तो ये स्टेबल ब्रेडिकार्डिया होता है। स्टेबल ब्रेडिकार्डिया को हम लोग रिकवर बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल जो ब्रेडिकार्डिया होता है उसको रिकवर करना थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर पैराडॉक्सिक रिस्पॉन्स फॉर ब्रेडिकार्डिया विथ डिक्रीज डोजेज ऑफ एट्रोपिन। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या होता है, विरोधाभासी होता है। जब यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि 0.25 mg से कम आपको नहीं देना है क्या, तो एट्रोपिन। इससे क्या हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि ब्रेडिकार्डिया में जो पेशेंट है उसका अपोजिट ये काम करने लगेगा, यानी और ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट जा सकता है। ये डोज को हमेशा आपको याद रखना, कम डोज नहीं देना है। एंड रिवर्सल्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, यानी आप यहाँ पर याद हम लोग करेंगे कि जो रिवर्सेबल के साथ में हम लोग यूज करते हैं, अब उसको हम लोग इसमें जानते हैं। IV जो देते हैं 5 से 7 माइक्रोग्राम पर kg व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन विथ एड्रोफोनियम। और देखिए एड्रोफोनियम जो होता है, एड्रोफोनियम क्या होता है, रिवर्सेबल एजेंट होता है, उसके साथ में एट्रोपिन जाता है, तो ये बहुत कम ही इसका यूज होता है। एंड 15 से 20 माइक्रोग्राम पर kg व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन विद न्यू स्टिंगमाइन, यानी न्यू स्टिंगमाइन भी आप लोग जान रहे होंगे कि क्या करता है ये, तो जो रिवर्सेबल्स ये एजेंट होता है, जो हमारा मसल्स क्या होता है
न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉक रहता है उसको रिवर्स करने के लिए इसका यूज करते हैं। जब एक्सट्यूबेशन करते हैं पेशेंट्स को तो उस टाइम में इसका यूज करते हैं। एंड 0.2 mg फॉर ईच 1 mg ऑफ न्यूस्टिंगमाइन, यानी कि हम लोग 0.2 mg क्या करेंगे, 0.2 mg ग्लाइकोपाइरेट लेंगे तो 1 mg ऑफ न्यूस्टिंगमाइंस 5 mg ऑफ पीरियोडोक्सी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर न्यूस्टिंगमाइन 1 mg लेंगे तो उसमें आपको 0.2 mg क्या लेना है, तो ग्लाइकोपाइरेट लेना है। इसका क्या होता है, तो ये एवरेज होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग क्या करेंगे 5 mg न्यूस्टिंगमाइन लेंगे तो 1 mg क्या होगा यानी 1 mg आपको ग्लाइकोपाइरेट लेना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ग्लाइकोपाइरेट प्रीफर्स ड्यू टू फ्यूवर CNS इफेक्ट्स एंड स्मूथर हेमोडायनेमिक्स, यानी कि ये क्या करता है, तो CNS पे उतना इफेक्ट्स नहीं करता है, इसी कारण से इसमें क्या हो सकता है, तो जो हेमोडायनेमिक्स होता है यानी ब्लड का जो फ्लो होता है वह स्मूथली अपना काम करते रहता है। इसमें और एक आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा कि पेरिडोक्सिमाइन जो एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग, वह भी क्या होता है, रिवर्सेबल एजेंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। एंड एंटीस्लेगस जो होता है वह भी आपको याद रखना है। सियालेगस मतलब क्या होता है, तो जो सिक्रेशन होता है, जो माउथ में जो सिक्रेशन होता है, स्लेवा बनता है, उसी को बोलते हैं सियालेगस बोलते हैं। लेकिन एंटी मतलब कि उसका अपोजिट जो काम करेगा, अब उसका डोज को समझते हैं। IVIM देते हैं या सबक्यूटेनियस देंगे 0.5 mg से लेकर के 1 mg तक देंगे तो वो क्या करेगा, सिक्रेशंस पे काम करेगा। उसमें भी 30 से लेकर 60 मिनट्स देगा पीरियड्स टू प्रोसीजर, रिपीट्स एवरी 4 to 6 आवर्स एंड नीडेड मैक्सिमम डोज 3 mg, यानी कि 4 से 6 घंटा के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट कर सकते हैं। ये 30 से 60 मिनट तक रहता है, तो इसका बहुत कम ही यूज करते हैं हम लोग। एट्रोपिन का बहुत कम यूज करते हैं, किसमें, तो सियालेगस में, यानी कि माउथ को ड्राई करने में, जो हमारा इंट्यूबेशन होता है उस टाइम में इसका बहुत कम यूज करते हैं। इसका क्या हो सकता है साइड इफेक्ट, तो BP बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है। लेकिन ग्लाइकोपाइरेट्स बहुत अच्छा रहता है, 0.1 से लेकर 0.2 mg हम लोग क्या करते हैं, IV देते हैं, तो 0.1 से लेकर 0.2 mg IV या IM देंगे तो ये काम करेगा। किसमें, तो जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशंस को ब्लॉक करता है, यानी ड्राई कर देता माउथ, उसमें ये काम करता है। ग्लाइकोपाइरेट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन एट्रोपिन विथ लेस ट्रैकीकार्डिया, यानी इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब ग्लाइकोपाइरेट देंगे तो ग्लाइकोपाइरेट में एक फीचर ये है कि वह क्या करेगा, तो टेकीकार्डियम पेशेंट को नहीं लेकर गया गया। वही अगर एट्रोपिन हम मान के चलिए कि दे रहे हैं क्या, सिक्रेशन के लिए दे रहे हैं, अगर इंट्यूबेशन कर रहे हैं, माउथ में बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो उसको हम लोग रोकने के लिए दे रहे हैं एट्रोपिन, लेकिन वह क्या कर सकता है, तो BP को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर यूज क्या करते हैं, ग्लाइकोपाइरेट का यूज करते हैं। जब हम लोग इंट्यूबेशन करते हैं या एक्सट्यूबेशन करते हैं तो उस टाइम में हम लोग ग्लाइकोपाइरेट का यूज करते हैं। और इसमें एक दवा आता है मायोपाइरेट आता है, वो आप लोग जान रहे होंगे। मायोपाइरेट में क्या होता है, ग्लाइकोपाइरेट प्लस न्यूस्टिंगमाइन मिल करके रहता है। न्यूस्टिंगमाइन क्या होता है, रिवर्सेबल रहता है। रिवर्सेबल यानी कि वो रिवर्स करने का काम करता है, जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉक रहता है उसको रिवर्स करने का काम करता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये काम करेगा। ग्लाइकोपाइरेट क्या करेगा, टेकीकार्डिया में पेशेंट को नहीं लेकर के जाएगा। एंड अनस्टेबल AV ब्लॉक, यानी कि जब अनस्टेबल क्या होगा, AV ब्लॉक होगा तो उस टाइम में 0.5 से लेकर के 1 mg IV देंगे, सेकेंड डिग्री टाइप 1 ओनली, यानी जब सेकेंड डिग्री पर होगा तब जाकर के इस तरह का हम लोग यूज करेंगे। एंड नॉट इंडिकेटेड, यानी कि इसमें इंडिकेटेड नहीं है, यानी इस तरह का जो AV ब्लॉक जो होगा अनस्टेबल, उसमें ये इफेक्ट अपना नहीं लेकर के आ पाएगा। एंड वही हम लोग इसमें देखेंगे इन अफेक्टिव फॉर मोबाइल 2 टाइप्स, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी आपको देखना है, नोटिफाई पॉइजनिंग कंट्रोल अर्ली इन सिम्टम्स ऑक्यूरेंस, सीवियरली पॉइजन्स पेशेंट्स में रिक्वायर्स एग्रेसिव टेंडेशन, यानी डोज वेरी विथ सिम्पैथेमोलॉजी, यानी कि इसको हम लोग क्या करना है, तो इसमें काम कर जाता है। एट्रोपिन क्या करता है, तो ऑर्गेनो जो फॉस्फेट होता है उसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है। इसमें
आपको ग्लाइकोपायोरेट काम नहीं करेगा। ऑप्टेन टाइट्रेट्स टू इम्प्रूव पल्मोनरी स्टेटस स्पेशली टू रिड्यूस ब्रोंकियल सिक्रेशन को क्या करता है, कम कर देता है। जो पॉइजनिंग केस आता है तो इस तरह का ये काम करने लगता है। एंड हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में जान रहे होंगे, जो हाथ में पानी आने लगता है। बहुत को देखते होंगे कि लिखते लिखते पेज को क्या होता है, भीग जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। यानी पानी हाथ में आने लगता है, यानी स्वीट जो ग्लैंड होता है, जो पसीना बोलते हैं, वह हाथ में आने लगता है। तो उसमें कौन काम करेगा, तो ग्लाइकोपायोरेट काम करेगा। इसमें एट्रोपिन नहीं काम करता। ग्लाइकोपायोरेट जो काम करता है, इसमें टैबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओरली हम लोग देते हैं 1 से 2 mg आता है, वंस और ट्वाइस डे, यानी एक दिन में 1 से 2 टैबलेट्स आप खा सकते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। ऑफ्टेन इनहाइबिटेड ए लो डोज टू अवॉइड एंटीकोलर्जेनिक साइड इफेक्ट्स, यानी अगर लो डोज रहता है ना इसका ग्लाइकोपायोरेट का, तो वह क्या करता है, तो बॉडी में सिस्टेमिक इफेक्ट्स नहीं लाता है, यानी और कोई जो साइड इफेक्ट्स होता है वह नहीं लाता है। ये अपना सिर्फ क्या करेगा, हाइपर हाइड्रोसिस रहेगा तो हाइपोहाइड्रोसिस कर देगा, यानी कि हाथ में जो पानी वगैरह आता है वह कम कर देगा, यानी पसीना को कम कर देगा। तो ये इसमें काम आता है। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये वीडियो अगर अब तक आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें हुए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका रिलेटिव जो कंट्राइंडिकेशन है इसको अब हम लोग समझते हैं। एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपायोरेट स्ट्रोंग्स क्रोनोट्रोपी इफेक्ट्स। ये क्रोनोट्रोपी क्या होता है, हार्ट में होता है इफेक्ट्स। इंक्रीज्ड रिस्क इन पेशेंट्स विल एलिवेटेड्स ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ने का चांस इसमें हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में कॉर्नरी आर्टरी जो डिजीज होता है उसमें इसको अवॉइड करना है। टेकी अर्दिमिया जो होगा उसमें अवॉइड करना है। एंड कंजेक्टिव हार्ट फेलियर जब रहेगा तो उस टाइम में पेशेंट्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा रिस्क इन इंक्रीज इंट्राकोल्यूर ओक्यूलर जो प्रेफर होता है उस टाइम में इसको क्या हो सकता है, नहीं देना। अवॉइड अनलेस कंट्रोल विथ म्यूमेटिक्स एजेंट्स। म्यूमेटिक्स एजेंट्स क्या होता है, जो अगर आँख जो आई होता है, आई में जो प्यूपिल को डायलेट कर दिया, मान लो ये डायलेट कर दिया, अब वहाँ पर आपको क्या करना है कि जो डायलेट्स को रिलैक्स करने वाला जो मेडिसिन आता है उसे म्यूमेटिक एजेंट्स बोलते हैं, उसको नहीं देना है। अगर उसको देंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ मसल्स को कमज़ोर कर सकता है, जो स्केलेटल मसल है उसको क्या करता है, वीक कर सकता है। एंड पार्शियल्स और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यानी कि यूरोपैथी मतलब क्या हुआ, जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव कर सकता है, यानी कि पार्शियल या कंप्लीटली क्या कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। एज दज मेडिकेशंस में वर्सेंस ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, इलियस कर सकता है। इसी कारण से क्या होता है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। मायोथेनिया ग्रेविस एक होता है। पेशेंट्स विथ दिस कंडीशंस ऑफ्टेन टेक क्लोर्जेनिक एगोनिस्ट एंड द एडमिनिस्ट्रिंग एट्रोपिन और ग्लाइकोपायोरेट कैन मास्क इनिशियल वार्निंग साइन ऑफ क्लोर्जेनिक क्राइसिस फ्रॉम ओवरडोज, यानी इसको ओवरडोज से हमें बचाना होता है। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है, एंड इसमें ओवरडोज जब हो जाएगा उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे उसको जानिए। एट्रोपिन एंड ग्लाइकोपायोरेट शेयर सिमिलर पेरिफेरल एंटीकोलर्जेनिक्स। ओवरडोज में ये काम करता। फीचर्स टेकिकार्डियम अगर पेशेंट चल गया, या ड्राई म्यूकोसा इन हाइड्रोसिस, या हाइपरथ्रोमिया वगैरह हो जाएगा तो हाइड्रोसिस, इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन। देख की क्लिनिक डिटेंशन इज अ CNS इन्वॉल्वमेंट्स इसमें होता है। एट्रोपिन रेडली क्रॉस द ब्लड बैरियर्स एंड कॉजेज सेंट्रल एंटीकोलर्जेनिक सिंड्रोम एंड एगिनेशंस करने लगता है। उसके बाद डिलीरियम में चल जाता है, हेलुजिनेशंस करता है, सीजर एंड कोमा में ये हो सकता है ओवरडोज जब पेशेंट्स होता है। तो ग्लाइकोपायोरेट पुअरली क्रॉस द ब्लड बैरियर एंड सो ओवरडोज टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस मिनिमम और नो CNS टॉक्सिसिटी, यानी कि ग्लाइकोपायोरेट का अगर ओवरडोज होगा तो ब्रेन से रिलेटेड आपको साइड इफेक्ट
नहीं के बराबर मिलेगा। एंड हाइपरथर्मिया में आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट फ्रॉम्स इनहाइबिटेशन ऑफ स्वेटिंग्स नॉट इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जब क्या करेगा तो हाइपोथर्मिया में हाइपरथर्मिया में क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, इनहाइबिट जो करता है स्वेटिंग ग्लैंड्स को करता है, इसी कारण से होता है। नॉट इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक जो होता है, मेटाबॉलिक जो एसिड रेट जो होता है उसको भी क्या कर देता है यहाँ पर डिक्रीज करने लगता है। मैनेजमेंट्स इन प्राइमरीली सपोर्टिव एग्नेटेड पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड विद बेंजोडाइजोपिन्स, यानी कि जो बेंजोडाइजोपिन में आता है जैसे कि डाइजोपाम आता है, लोराजोपाम आता है, यानी कि ये सब आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर डाइजोपिन आपको दे सकते हैं। मेडाजोलम हो गया, ये मेडाजोलम वगैरह इसमें यूज कर सकते हैं। फ्लूइड्स में बी गिवन टू एड्रेस हाइपोटेंशन और रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिहेब्डोमायोलोसिस, यानी रिएब्डोमायोलोसिस मतलब क्या होगा, तो इसको आपको समझना है, यानी ये क्या होता है, सीरियस कंडीशन होता है, क्या होता है, रेपिड क्या करने लगता है, ब्रेक डाउन करने लगता है, किसको, स्केलेटल जो मसल्स होता है उसको ये तोड़ने लगता है जब सीवियर होगा उस टाइम में। एंड एक्टिव कूलिंग शुड बी यूज्ड द पेशेंट्स डेवलप सिग्निफिकेंस हाइपरथर्मिया में पेशेंट जाने लगता है। सीवियर टॉक्सिसिटी प्राइमरीली विथ एट्रोपिन्स ओवरडोज में होता है। एंड फिर जो स्टिंगमाइन एंड एसिथ्राइन कोलिन इनहाइबिटर्स में रिवर्स सेंट्रल सिम्टम्स, यानी सेंट्रल अगर सिम्टम में दिक्कत होगा तो हम लोग कौन सा रिवर्सेबल का यूज करेंगे, माइसो स्टिगमाइन का यूज करेंगे। आई होप ये वीडियो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। फार्मा से रिलेटेड सारा हम वीडियो को बना रखे हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं। क्लिनिकल फार्मा का से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो हमारे क्लिनिकल फार्मा वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो यूज का वीडियो रहेगा आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।